हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए इस टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, उन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ प्रोसेस हैं इसमें। जैसे अगर हम बात करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें। जैसे अगर पहले हम स्टेप की बात करें तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है उसके फ्रेगमेंट्स को अलग करना। ठीक है, मीन्स फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, एंड ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, culturing the host cell in a medium at the large scale and extraction of the desired product। इन सारे के सारे जो प्रोसेस हैं इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो पहला प्रोसेस जो है हमारा इसमें कि वो है डीएनए का आइसोलेशन, मींस डीएनए को अलग करना हमें। ठीक है, अब डीएनए जब अलग हो जाएगा तो उसे हम एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से उसे काटेंगे, तो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेगमेंट्स। फर्स्ट इज आइसोलेशन, सेकंड इज फ्रेगमेंट्स तैयार करना। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, जब फ्रेगमेंट्स तैयार हो गए, मींस फ्रेगमेंट्स कट गया, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे हमने कट पिट कर दिया, तो अब उसको अलग करोगे। मीन जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फ्रेगमेंट में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप अलग करोगे, बाहर निकालोगे। मीन्स ये तीसरा स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, चौथा स्टेप हो गया डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेक्टर में लिगेशन करना, मीन्स उसमें उसको ऐड करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट हो गया आपका चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या होगा, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, मींस उसको होस्ट में ट्रांसफर करना। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है आपका कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जब ट्रांसफर हो गया तो होस्ट सेल के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक लार्ज स्केल पे कल्चर करना, उसको बढ़ाना। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप, मतलब हो गया आपका सिक्स्थ स्टेप। और सेवेंथ स्टेप हो गया आपका कि जब वो अच्छी तरीके से बढ़ गया, कई कॉपीज उसकी बनके तैयार हो गई, तो सेवेंथ स्टेप है एक्सट्रैक्ट करना ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, मींस हमारा जो प्रोडक्ट के लिए जिसके लिए हमने उसको तैयार किया था उसके लिए उसका एक्सट्रैक्शन करना। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप अपना आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल में किसे बोलेंगे, डीएनए को। ठीक है, रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शंस, मींस बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन केस के, ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। मींस यहाँ डीएनए आरएनए अगर कुछ भी लेना तो लास्ट में देखिए न्यूक्लिक एसिड तो सभी में आ रहा है ना, तो मींस जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स दिस इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मींस डीएनए, लेकिन मेजॉरिटी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मींस जब हम डीएनए को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म। तो ये कंपलसरी है, ये जरूरी है कि जो डीएनए है वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। प्योर फॉर्म में क्यों होना चाहिए, अगर इसमें इम्प्योरिटीज होंगी, मींस अगर इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका असर कम हो जाएगा, वो इसको इतनी अच्छी तरीके से कट नहीं कर पाएगा। मींस प्योर फॉर्म का मतलब फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मींस अदर इम्प्योरिटीज से ये फ्री होना चाहिए। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, जो डीएनए होता है वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है, मींस एक सेल से एनक्लोज होता है, बाउंडेड होता है, उससे बंधा हुआ होता है। ठीक है, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids, means
जो डीएनए है वो हमारा एक सेल के अंदर है, ये तो आप जानते हैं सेल के अंदर क्लोज होता है वो, ठीक है, क्रोमोसोम्स वगैरह सब उसी के अंदर है, ठीक है। तो उसको बाहर निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। जब सेल ब्रेक होगी तो डीएनए के साथ साथ दूसरे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे आरएनए है, प्रोटीन्स है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, ये भी साथ में रिलीज हो जाएंगे, मींस ये भी उसमें से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग, ये तभी संभव है, ये हम तभी कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जब इनको हम ट्रीट करेंगे कुछ ऐसे एंजाइम से जिससे कि इनकी आउटर सेल जो है वो ब्रेक हो सके। जैसे बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, लाइसोजाइम का यूज करेंगे, प्लांट सेल को तोड़ने के लिए सेलुलोज का यूज करेंगे, ठीक है, और फंगस की वॉल को तोड़ने के लिए करेंगे काइटिनेज का यूज करेंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स के साथ इनको ट्रीट करना पड़ता है हमको, जिससे कि इनकी आउटर जो सेल वॉल है वो सेल जो है वो ब्रेक हो सके। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड एंड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, इंटरवाइन मींस गुथे हुए रहते हैं एक दूसरे में, लिबड़े हुए रहते हैं विद प्रोटीन जैसे हिस्टोन्स, ठीक है। मींस कि हम सभी को मालूम है कि जो डीएनए होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कुछ प्रोटीन जैसे हिस्टोन नामक प्रोटीन वगैरह से ये गुथे हुए रहते हैं, इंटरवाइंड रहते हैं आपस में। The RNA can be removed by treatment with the ribonuclease, whereas protein can be removed by treatment with protease. Means राइबोन्यूक्लियस का यूज करके आरएनए को रिमूव किया जा सकता है और प्रोटीएज का यूज करके हम लोग प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। Other molecules can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of chilled ethanol. Means और भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हम उसको एक प्रॉपर एंजाइम के साथ उनको ट्रीट करके उनको अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग अल्टीमेटली चिल्ड एथेनॉल मिलाते हैं। जब चिल्ड एथेनॉल मिलाएंगे तो चीजें हमारी कंडेंस होती हैं, तो जब चीजें कंडेंस होती हैं तो जो हमारा प्यूरिफाइड डीएनए होता है वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है हमको। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, और सस्पेंशन में उसको हम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में हम उसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, मींस अब देखिए, अब हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट तो कर लिया, अलग कर लिया उनको, सर डीएनए को तो अलग कर लिया हम लोगों ने, जिससे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना निकालना है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस डीएनए को कट करना। डीएनए तो हमने बाहर निकाल लिया जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसको हमें कट करना होता है। अब कट कैसे की जाए, कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, कटिंग करनी है डीएनए की एक स्पेसिफिक लोकेशन से। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कैसे होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर प्रेफर्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमल कंडीशंस। ऑप्टिमल कंडीशंस का मतलब होता है कि टेम्परेचर्स वगैरह को मेंटेन करके, जो उसकी कंडीशन है जिसको उसे कट करना है उसको मेंटेन करके, ठीक है। और फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम मींस प्यूरिफाइड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऑप्टिमम कंडीशन में इंक्यूबेट करने पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक आपने टेक्निक पहले पढ़ चुके हैं, इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। मींस जब ये हमारा कट हो जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारा वो डाइजेशन की प्रोसेस को चेक करने के लिए हम लोग एग्रोस जेल की इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं। वो जो ट्रे में हम लोगों ने पास कराया था उसमें अलग अलग फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में वो हमें मिल गया था, ठीक है। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसलिए वो कहां पर कलेक्ट होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, जिसको हम लोग एनोड कहते हैं। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। जैसे ये चीज तो हमने प्रोसेस किसके साथ किया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ प्रोसेस किया हमने, सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस हम वेक्टर के डीएनए के साथ भी करते हैं, ठीक है।
द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, अब देखिए वेक्टर के साथ हो गया, मींस वेक्टर का डीएनए क्या होगा, बीच में से कट हो जाएगा। अब जहां से ये कट हुआ वहां पर हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको वहां पर हम ऐड करेंगे। तो द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस, मींस जो हमारा डीएनए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम वेक्टर के डीएनए के साथ जब ज्वाइन करेंगे उसमें भी काफी प्रोसेस यूज होती हैं। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मींस जो वेक्टर का डीएनए है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है दोनों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटे हुए होने चाहिए ताकि दोनों एंड सेम मिले उसको। द कट आउट जीन इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड, मींस जो हमारा डीएनए की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है उसमें सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू काटा जाता है। उसके बाद जो सोर्स डीएनए से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला होता है, ठीक है, उसको हम कटे हुए वेक्टर में प्रेजेंट जो स्पेस जगह होता है जहां से हमने कट किया होता है वहां हम लाइगेज एंजाइम के थ्रू उसको जोड़ देते हैं, जिसके थ्रू हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड हो जाता है। नाउ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, मीन एम्प्लीफिकेशन मीन्स होता है किसी चीज को बढ़ाना, और जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन जो हमें रिक्वायर्ड था, जो इंटरेस्ट था हमें जिस जीन में जो कैरेक्टर में रिक्वायर्ड था उसमें, ठीक है, यूजिंग पीसीआर मतलब उस टेक्निक का यूज करके। पीसीआर इज अ टेक्निक, इट्स नेम इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मीन्स पीसीआर टेक्निक का यूज करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करना, मीन्स उसके कई कॉपीज बना के तैयार करना, इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ठीक है, पीसीआर stands for polymerase chain reaction. In this reaction, multiple copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro using, अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद इसको देखेंगे हम लोग। मीन्स इसमें कह रहा है वो कि इस रिएक्शन का यूज करके इसमें हम लोग यूज करते हैं प्राइमर्स को। कैसे यूज करते हैं देखिए, मान लीजिए ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मीन्स इनिशियल डीएनए है हमारा, ये हमारा इनिशियल डीएनए है, ठीक है, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसका सबसे जो पहला प्रोसेस होता है हमारा वो होता है डीनेचुरेशन। ठीक है, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। जो पहला प्रोसेस है इसमें वो है डीनेचुरेशन, दूसरा प्रोसेस है वो है एनीलिंग, और तीसरा जो है आपका वो एक्सटेंशन, और फोर्थ प्रोसेस है एम्पलीफाइड, जो जिससे डीएनए मिलकर तैयार हो जाते हैं हमको। ठीक है, मेन आपके इसमें 3 प्रोसेस है, नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 एनीलिंग एंड नंबर 3 एक्सटेंशन। नंबर 1 डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए करते हैं, जो हमारा इनिशियल डीएनए होता है इसको हीट किया जाता है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। देखिए इसमें फर्स्ट एंड 2 दोनों स्ट्रेन अलग अलग, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें हम लोग प्राइमर्स का यूज करते हैं। प्राइमर्स मीन ये जो प्रोसेस होती है बेटा इसमें एनीलिंग की प्रोसेस, ये होती है आपकी कोल्ड टेम्परेचर पे, मीन इसको वापस ठंडा किया जाता है, ये आपकी कोल्ड टेम्परेचर पर होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेट ऑफ प्राइमर्स है वो आके यहाँ पर ये अटैच हो गया। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ प्राइमर्स है ये टेक पॉलीमरेज की प्रेजेंस में, टेक पॉलीमरेज ही क्यों यूज किया गया, दरअसल जो नॉर्मल पॉलीमरेजेस होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो टेक पॉलीमरेज होता है लगभग 94-95 तक अपने आप को जिंदा रखता है, अपने आप को सर्वाइव करके रख सकता है। इट मीन जब ये यहाँ पर रहता है टेक पॉलीमरेज, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो हमारा प्राइमर्स का सेट था, ठीक है, ये अपने आप को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और हमारा ये रेड वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए ये जो हमारा ऊपर भी रेड वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये फिर से बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले डीनेचुरेशन किया, मींस हीट किया, तो ये पार्ट टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हमने प्राइमर्स का यूज किया, तो ये प्राइमर्स जो होते हैं ना ये कुछ नहीं, ये आपके ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनाए गए होते हैं, और दरअसल ये ऑलिगोन्यूक्लियोसाइड्स का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस इसमें जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजन बेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस इनको तैयार करके लगाया जाता है। तो देखिए 1 से 2 तैयार हुए, 2 से देखिए 1 से होते हैं 2,
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 256, इस तरीके से कंटिन्यू ये बढ़ते चले जाते हैं, लगातार इनकी प्रोसेस होती चली जाती है। लगभग 30 साइकिल में ये अपने आप को 1 बिलियन टाइम्स बना के तैयार कर देते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि ये तीनों प्रोसेस कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। In this reaction, multiple copies of gene or DNA of interest is synthesized in vitro using set of primers इस प्राइमर्स क्या है, देखिए प्राइमर दिया हुआ है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। मींस जो हमारा डीएनए था जो कि आधा ही बचा हुआ था, कट के एक ही स्ट्रैंड था, यहां पर आकर उसके कॉम्प्लीमेंट्री, मींस कॉम्प्लीमेंट एंगल जानते हैं ना, जिनको मिला के 90 डिग्री पूरा हो जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मींस उसको कंप्लीट करते हैं, जो अधूरा था उसको कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होते हैं। एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये सेट ऑफ प्राइमर्स क्या है कि इस रिएक्शन में, मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्राइमर्स के दो सेट होते हैं, आपने डायग्राम में देखा कि दो सेट जो थे वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करके इन विट्रो मेथड में जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई कॉपीज को सिंथेसाइज करते हैं। प्राइमर्स का ये आपने देख ही लिया। द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर्स using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as template। मीन्स ये जो एंजाइम होते हैं ये जीनोमिक डीएनए जो है हमारा, जिसको भी इसने कट के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उनको एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि उसे कॉपी करके रख लेना, ठीक है, एज ए टेम्पलेट यूज करना। ऑलरेडी हमारे पास वो फॉर्मेट है जिसकी ऐसा फॉर्मेट हमें दूसरा बना के तैयार करना है, तो एज ए टेम्पलेट काम करते हैं, उसी पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम जो होते हैं इस जीनोमिक डीएनए को एज ए टेम्पलेट लेते हैं और रिएक्शन में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका यूज करके प्राइमर्स को बड़ा कर देते हैं। इससे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, अपने आप को पूरा कर लेता है। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, ठीक है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, ठीक है। मींस अगर डीएनए रेप्लिकेशन को कई बार रिपीट किया जाए तो जो हमारा डीएनए सेगमेंट है, मींस हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो लगभग बिलियंस टाइम तक एम्पलीफाई किया जा सकता है, बिलियंस टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। मींस 1 बिलियन कॉपीज आर मेड, लगभग 1 बिलियन कॉपीज बना के तैयार की जा सकती हैं। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूजेस ऑफ thermostable DNA polymerase isolated from a bacterium Thermus aquaticus, which remain active during the high temperature induced denaturation of double strand DNA। मैंने आपको बताया कि जब हीट की प्रोसेस, डिनेचुरेशन की प्रोसेस होती है, हीट देते हैं तो जो नॉर्मल होते हैं वो हमारे कट हो जाते हैं। मींस ये जो रिपीटेड एम्पलीफिकेशन है ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू किया जाता है। आपको सर थर्मल डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, देखिए नाम से मालूम पड़ा, थर्मोस्टेबल मींस हीट के लिए स्टेबल होता है ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। मींस कितनी भी हीट बढ़ा लीजिए ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाके उस हीट को ये सहन कर सकता है। दरअसल जो थर्मोस्टेबल जो पॉलीमरेज होता है यह मिलता कहाँ से है, एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, वहां से ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है, जो कि हाई टेम्परेचर होने पर, हाई टेम्परेचर के थ्रू होने वाले डीएनए के डबल स्ट्रैंड के डीनेचुरेशन के समय भी यह एंजाइम एक्टिव बना रहता है, ठीक है। जब यह एक्टिव बना रहेगा तो आसानी से एम्पलीफाई कर सकेगा, ठीक है। मींस अगर एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट को वेक्टर के साथ लिगरेट करने के लिए क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं।